Hello friends, welcome to EduTap. So today we are starting with the seventh lecture of CA IIB on the go series for the subject BRBL, and our agenda will be to complete the topic NBFC, non-banking finance companies. काफी मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक न एक सवाल तो आना ही आना है। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इन्फॉर्म यू कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल तैयार किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से ऐसा एक पेज खुल जाएगा। नाउ दीज ई बुक्स हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डिटेल्ड सिलेबस। करना क्या है? You just need to fill your name, email ID, WhatsApp number, what describes you the best, year of exam attempt, और इस चेकबॉक्स पे टिक कर दीजिए। तो फिर वो ई बुक डाउनलोड हो जाएगा और एकदम मौज मस्ती से पढ़ना है हम लोगों को। बाकी वी आर गोइंग टू लॉन्च सम कोर्सेज ऑल्सो, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। सर बातें बहुत हो गई, अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो आपका हुक्म सर आंखों पे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं मानूंगा। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, फिर डिफरेंस क्या है, देन टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इनका रेगुलेटर के बारे में बताइए, फिर लेयर्स, फर्दर रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। एकदम आराम से हौले हौले समझना है, वी आर नॉट इन अ हरी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45I ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एक ऐसी कंपनी which is carrying on the business of financial institutions, मतलब ये पैसे लेंड भी कर सकते हैं, हाँ, कस्टमर से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेंगे। तो कस्टमर से डिपॉजिट मिला, उसी के थ्रू तो फिर लेंड होगा ना। दे कैन इन्वेस्ट इन द शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये इंश्योरेंस बिजनेस भी स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45I ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, a non-banking company carries on the business of a financial institution. It further states that it must engage in the business of loans and advances, acquisition of stocks, equity, debt issued by the government or any local authority or other marketable securities. सर आप हम लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, ये सारा काम तो बैंक भी करता है। तो मैंने एक बार भी ये बोला कि बैंक इज प्रोहिबिटेड टू डू सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज? अब तक की अंडरस्टैंडिंग हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि बैंक और एनबीएफसी में कोई फर्क ही नहीं है। ये भी पैसे लैंड करते हैं, एनबीएफसी भी पैसा लैंड करता है, ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स, एनबीएफसी इज ऑल्सो अलाउड टू डू। आज अगर मुझे किसी को 500 रुपए जीपे करने, तो वो सेविंग्स अकाउंट से मेरे पैसे डेबिट होते कि नहीं होते? ये सेम सर्विसेज एनबीएफसी के द्वारा भी प्रोवाइड की जाती है। तो लेंडिंग खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, पेमेंट सर्विसेज। फिर इंश्योरेंस बिजनेस में भी बोथ कैन एंगेज। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, मेरे पास अगर कुछ फॉरेन करेंसी पड़े हैं तो मैं बैंक के पास जाके उसके बदले इंडियन रुपीज ले सकता हूं, ये काम एनबीएफसी भी करता है। फिर एडवाइजरी सर्विसेज एंड टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स इंडिकेट
एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स को हम लोग टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ऑल द एक्टिविटीज या सर्विसेज which are provided by the banks, NBFC is also providing the same. So till now we came to know about the similarity between these two. तो डिफरेंस क्या है ये बताइए। बैंक्स डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ? सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट। फिर मैंने आपको ऊपर ये बताया था कि बैंक में जाकर आप फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खोल सकते हो। तो इट कैन एक्सेप्ट, बट एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सर यहां तो आपने लिखा है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, पूरा बताने तो दो। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कई प्रकार के होते हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको समझाऊंगा। उसमें वन ऑफ द टाइप इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो अब ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, यहां जाकर आप एफडी का अकाउंट खोल सकते हो। यही लिखा हुआ है कि ओनली डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कैन एक्सेप्ट पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट, बट मोस्ट एनबीएफसी के और भी कई प्रकार होते हैं, वहां एफडी अकाउंट खोलना इज नॉट अलाउड। इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो बैंक के मुकाबले हायर होता है। तो इट ऑफन ऑफर्स हायर एफडी रिटर्न्स देन बैंक। अब एक मस्त पॉइंट है, मैंने बैंक में अपना एक एफडी अकाउंट खुलवाया, समझ लो एक एक्स अमाउंट का, और बैंक अगर डूब जाए तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस है मेरे पास। समझ लो मेरा एफडी जो है वो 6 लाख रुपए का मैंने करवाया था, बैंक अगर डूब गया तो 5 लाख मुझे मिल जाएंगे। लेकिन यही 6 लाख का एफडी अगर मैंने एनबीएफसी में करवाया होता और वो एनबीएफसी अगर डूब जाए तो आई वोंट गेट एनीथिंग, ठेंगा मिलेगा मुझे। तो यहां नो डीआई सीजीसी इंश्योरेंस इज अवेलेबल फॉर एनबीएफसी डिपॉजिट्स। यहां पर 5 लाख का पर डिपॉजिटर पर बैंक इज अवेलेबल। फिर बैंक के कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, और एनबीएफसी के हैं बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस एंड अदर्स। सो टिल नाउ वी केम टू नो कि व्हाट डू यू मीन बाय एनबीएफसी, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में क्या सिमिलैरिटीज होती है, और हमने डिफरेंस भी देखा। अब आइए इनके टाइप्स में। तो ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। पहला कि वो कौन से एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर। अब एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर के अंदर वी हैव डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो इनका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है? हम पब्लिक लोग, हम कस्टमर लोग अपने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे और फिर आगे ये लोन देते हैं, ये लेंड करते हैं। और दूसरे हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो इनका सोर्स ऑफ फंड, इनके पास पैसे कहां से आएंगे? थ्रू मार्केट या बैंक्स। तो बेस्ड ऑन एसेट लायबिलिटी स्ट्रक्चर वी हैव टू टाइप्स, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू systematically important non-deposit taking NBFCs and non-systematically important non-deposit taking NBFCs। इनका एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, और इनका एसेट साइज 500 करोड़ से कम होता है।
ठीक है, सो दिस इज डन। Now, based on the activities which these undertake, इसमें 10 प्रकार है। पहला, एनबीएफसी आईएफसीज मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, देन एनबीएफसी आईसीसीज इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, फिर एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, देन एनबीएफसी आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, देन एनबीएफसी एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी एमजीसी मॉर्गेज गारंटी कंपनी, देन एनबीएफसी फैक्टर कंपनी, एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, फिर एनबीएफसी पी2पी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड एनबीएफसी एए अकाउंट एग्रीगेटर। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि बेस्ड ऑन एसेट लाइबिलिटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से we have deposit taking NBFCs, non-deposit taking NBFCs. Now it can be further categorized into systematically important non-deposit taking NBFCs which has an asset size of 500 करोड़ या उससे ज्यादा, और दूसरा है नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। फिर बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज विच दे अंडरटेक, इसमें 10 प्रकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, फैक्टरिंग कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म एंड अकाउंट एग्रीगेटर। So till now we are through with the meaning, similarity, difference and types. अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें एनबीएफसी ट्रीट किया जाएगा? जैसे देखो, मेरा मेन काम क्या है? पढ़ाने का। अब अगर मेरे पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, मेरे पास कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो मेरे टोटल एसेट्स का 50% से ज्यादा हो, या फिर इस फाइनेंशियल एसेट से जो इनकम हो रहे हैं वो मेरे ग्रॉस इनकम से 50% से ज्यादा हो, तो आई विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। देखिए कि इफ द फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स और द इनकम फ्रॉम सच फाइनेंशियल एसेट्स कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ इट्स ग्रॉस इनकम, तो सच कंपनी विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, सो दिस इज डन। अब आइए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में। एज्यूम करो कि मैंने या मेरा
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है। बढ़िया बात है। क्या एज एनबीएफसी मैं धंधा शुरू कर सकता हूं? नहीं। पहले मुझे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। Then I should maintain a minimum net owned funds of 10 crore. Very, very important. फिर से बोल रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, फिर इन्हें मेंटेन करना होगा मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स ऑफ 10 करोड़ इन अ फेज्ड मैनर अप टू 31 मार्च 2027। सर ये क्या लिखा हुआ है? कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो इसके लिए एक स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस आए थे 2023 में, विच से कि कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को अपने नेट ओन फंड्स एक फेयर मैनर में मेंटेन करने हैं बाय 31 मार्च 2027। तो कौन सी एनबीएफसी की बात हो रही है? आईसीसी मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टरिंग कंपनी। इनसे कहा गया कि करेंटली तो नेट ऑन फंड्स का लिमिट है 2 करोड़, 5 करोड़ और 5 करोड़, बट बाय 31 मार्च 2025 मतलब करेंटली मतलब ये 2023 का बात कर रही है। करंट नेट ओन फंड्स सिंस ये डायरेक्शन 2023 को आया था तो ये 2023 का ही बात हो रहा होगा। अब 31 मार्च 2025 तक ये 2 करोड़ बढ़कर हो जाना चाहिए 5 करोड़, 5 से हो जाएगा 7 करोड़ और ये भी 5 से 7 करोड़, और 31 मार्च 2027 तक 5 से 10 करोड़, 7 से 10 करोड़ और 7 से 10 करोड़। तो इन तीनों के लिए नेट ओन फंड्स की क्या लिमिट हुई? 10 करोड़ की। अच्छा, कोई ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विच इज इन्वॉल्व इन पीयर टू पीयर लेंडिंग या अकाउंट एग्रीगेटर, तो उनके लिए लिमिट 2 करोड़ का ही है। और आईएफसी और आईडीएफ, आईएफसी इंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज एंड आईडीएफ मीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इनके लिए एनओएफ है 300 करोड़ का। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये वाला पॉइंट, इट इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर आईसीसी, एमएफआई एंड फैक्टरिंग कंपनी। ओके, तो सर एक बार फिर से पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए, वरना हम लोग आपको नहीं बोलते पढ़ाने के लिए। ठीक है, अरे यार इसमें क्या हो गया, तुम लोग जो बोलेगा हमको वो मानना ही मानना है। तो नो कंपनी कैन कमेंस और कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एन non-banking finance companies without obtaining a certificate of registration from the Reserve Bank of India, maintaining a minimum net owned funds of 10 crore in a phased manner by 31st March 2027. Okay. क्या हर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है क्या? नहीं। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंटिटीज that are involved in the principal business of financial activity. Principal business of financial activity means कि जिनका फाइनेंशियल एसेट्स टोटल एसेट से 50% से ज्यादा हो, and income from financial assets constitute more than 50% of its gross income. So these following types of entities do not require to obtain the NBFC license. पहला, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इट इज रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। हालांकि इसमें चेंजेस आ चुका है, ये नेशनल हाउसिंग बैंक नहीं होगा, ये होगा आरबीआई। इंश्योरेंस कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द
IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कहने का ये हुआ कि क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू करते वक्त IRDA से रजिस्ट्रेशन ले लिया था, इसलिए फिर से वापस RBI से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेने की दरकार नहीं है। बेसिकली दे आर अवॉइडिंग डुअल रजिस्ट्रेशन। ऐसे अगर समझ लो कि मैं स्टॉक ब्रोकिंग का काम करना चाहता हूं तो मुझे लाइसेंस लेना होगा फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फिर से मुझे एनबीएफसी के लिए क्या आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेने की दरकार है? नहीं। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। वेंचर कैपिटल कंपनीज सेबी से रेगुलेटेड है। कंपनीज दैट रन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेटेड बाय सेबी। म्यूचुअल फंड सेबी। निधि कंपनीज एमसीए। चिट फंड कंपनीज रेगुलेटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं कि अवॉइडिंग डुअल registration? So meaning, similarity, difference, types, eligibility criteria, registration requirement and exemption from registration तो समाप्त होता है। Now come to regulator. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो वो कौन देगा सर्टिफिकेट? आरबीआई। इन्हें रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द एनबीएफसी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। इनका की फोकस एरिया क्या है कि हम डिपॉजिटर्स या हम कस्टमर जो भी पैसे जमा करवा रहे हैं वो प्रोटेक्ट हो, मतलब हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है और देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर तब होगा जब आप लोग पिछला लेक्चर देखोगे जिसमें मैंने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एमएसएफ, बहुत कुछ बताया। ओके, सो दिस इज डन। नाउ द आरबीआई कैन टेक प्यूनिटिव एक्शंस, मतलब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकता है। अगर समझ लो कि मैंने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी खोली और मैं अगर कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं तो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। द आरबीआई मे डायरेक्ट मी कि अब आप कस्टमर से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे और हम आप लोग को बंद करवाने वाले हैं कि इनिशिएटिंग वाइंडिंग अप एक्शंस अंडर द कंपनीज एक्ट इन एक्सट्रीम केसेस, मतलब कुछ बहुत ही बड़ा जोर झमेला हुआ है तब फिर बंद ही होगा मेरा धंधा। ओके, फिर लेयर्स ऑफ एनबीएफसी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बोरिंग। तो एनबीएफसी को क्लासिफाई किया जा सकता है अंडर 4 लेयर्स: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। सो द बेस लेयर शैल कंप्राइज ऑफ, बेस लेयर में कौन से एनबीएफसी आएंगे? अच्छा, एक चीज यहां पे पढ़ना रह गया था क्या? नहीं, ठीक है। सो द बेस लेयर शैल कंप्राइज ऑफ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। याद करो कि बेस्ड ऑन एसेट लाइबिलिटी स्ट्रक्चर दो प्रकार होते हैं: डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो यहां क्या लिखा गया है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है, इट विल कम अंडर बेस लेयर। फिर ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विच इज अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज: पी टू पी, पीयर टू पीयर लेंडिंग, ए अकाउंट एग्रीगेटर, फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी एंड एनबीएफसी इज नॉट होल्डिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि एमसीक्यू यहीं से बने और पांच के पेपर में एमसीक्यू यहीं से बना है। तो बेस लेयर में एसेट साइज 1,000 करोड़ से अगर कम है ऐसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी को जोड़ा गया है एंड विच अंडरटेक्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज लाइक P2P, AA, NOFHC एंड नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स और नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। ठीक है, फिर मिडिल लेयर में आ जाइए। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है
if it is coming under the base layer, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विथ एसेट साइज 1000 करोड़ और मोर, ये आपके मिडिल लेयर में आ जाएंगे। सारे के सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स एसेट साइज, जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, वो सब कुछ विल कम अंडर मिडिल लेयर। फिर एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करते हैं। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स मींस हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करने वाले एनबीएफसी। फिर आईडीएफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, ये सब आपके मिडिल लेयर में आ गए। तो बेस लेयर डन, मिडिल लेयर डन। फिर अपर लेयर, हमारे देश के जो टॉप 10 एलिजिबल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होगा ना, इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज, मतलब पूरा इंडिया में जो टॉप में एकदम सबसे बड़ा एसेट साइज जिसका है, वो आपके अपर लेयर में आएंगे। और टॉप लेयर आज के डेट में तो एकदम ही एम्प्टी है, और इसमें इट मे बी पॉपुलेटेड, मतलब टॉप लेयर में एनबीएफसी तब आएंगे व्हेन आरबीआई इज ऑफ द ओपिनियन कि दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क फ्रॉम स्पेसिफिक एनबीएफसीज इन द अपर लेयर। इतना जानने की दरकार नहीं है, बस इतना याद रखो कि टॉप लेयर इज एम्प्टी। तो बेस लेयर खत्म, मिडिल लेयर समाप्त, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। नाउ रोल इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। एक बात को समझना कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे बैंक पहुंच नहीं पाते, तो वहां एनबीएफसी पहुंच जाते हैं। आज अगर मुझे कार लोन चाहिए, मुझे होम लोन चाहिए, तो ये सब कुछ तो मुझे बैंक के द्वारा मिलता ही मिलता है। बट मुझे समझ लो अगर गोलगप्पे के लिए लोन चाहिए, तो वो बैंक नहीं देगा, वो एनबीएफसी दे देता है। ठीक है, आप पोस्ट पे का अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो वहां पर ये गोलगप्पा वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर आपको बोला है। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? बाय केटरिंग टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बैंक एक्सक्लूडेड कस्टमर्स। कुछ ऐसे ग्राहक जिनको बैंक की सर्विसेज ना मिल पा रही हो, उनको एनबीएफसी सर्व कर देता है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस ऑन इंश्योरेंस मैटर्स। क्या एनबीएफसी का स्टैच्योर और बैंक का स्टैच्योर बराबर है? हाँ, इनफैक्ट ये लोग बहुत अच्छा कंपटीशन देने लग गए हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फाइनेंस। दे आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग एज एमएफआई। ऊपर मैंने बोला था एक प्रकार होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और ये गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं। फिर इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। आज एनबीएफसी जो है, ये फाइनेंशियल मार्केट जैसे बैंक का भी और बहुत ही मेजर रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, सेम केस एनबीएफसी के साथ भी है। जो काम बैंक कर रहा है, मेजॉरिटी काम तो वो एनबीएफसी भी कर रहा है। फिर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड स्पेशलाइज्ड क्रेडिट। जैसे देखो, एन इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी 15 से 20 साल का लोन दे रहा है टू अ पावर और रोड प्रोजेक्ट। तो जब 15 से 20 साल के लोन की बात हो रही है, तो ये लॉन्ग टर्म ही हो गया। while a gold loan NBFCs can grant short term loans against gold jewelry, तो it is a specialized credit। फिर इट एड्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एनबीएफसी के अंदर भी तो कुछ लोग काम करते हैं, जैसे कि लोन ऑफिसर्स, क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिकवरी स्टाफ। तो कलेक्टिवली इट इज प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, या इनका देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही मेजर या पाइवट रोल है। ओके, नाउ प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एकदम शांति से सुनिएगा। देखो, एक होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या मतलब है इसका? पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ना, इसको कैलकुलेट करने का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। तो ये हमारा टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जितना बोल रहा हूं केवल उतना ही सुनो अभी।
अब टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्या फॉर्मूला बना कि टीयर वन कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। सर फिर से, टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसमें टीयर वन और टीयर टू दोनों कैपिटल्स आ जा रहे हैं, फिर मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। बट व्हेन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो यहां केवल टीयर वन कैपिटल आ रहा है डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100। ओके, हमें यह बोला जाएगा कि जितने भी एनबीएफसीज है, जितने भी एनबीएफसीज है, सबका टोटल एडिक्वेसी रेशियो कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। तो टीयर वन प्लस टीयर टू कैपिटल should be at least should be at least 15% of risk weighted assets। अब ये सब क्या लिखा हुआ है, रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑन बैलेंस शीट आइटम्स, इतना दरकार नहीं है। बट डू नॉट फॉरगेट कि टीयर वन कैपिटल एंड टीयर टू कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो खत्म। फिर से नहीं, एक बार बोल देता हूं कि जितने भी एनबीएफसीज हैं उनका टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स होना चाहिए। नाउ जितने भी एनबीएफसीज हैं उनका टीयर वन कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। तो टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15%, टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10%। सर आपने अभी बोला कि जितने भी एनबीएफसीज है उनका टीयर वन कैपिटल 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये एक्सेप्शन क्या लिखा हुआ है इन दोनों को छोड़ के। तो पूरा स्टेटमेंट अगर कहा जाए तो ऑल द एनबीएफसीज एक्सेप्ट एमएफआई एंड आईडीएफ शुड हैव अ टीयर वन कैपिटल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। क्या इनका मतलब एमएफआई और आईडीएफ का टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% से ज्यादा होना चाहिए? हाँ, ओके। अब एक ऐसी एनबीएफसी जो प्राइमरीली एंगेज्ड है इन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, जो गोल्ड का लोन देती हैं, इनका टीयर वन कैपिटल कितना होना चाहिए? 12% या उससे ज्यादा। सर काफी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द एनबीएफसीज शुड हैव अ टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 15%। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है ना। अब टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। इसका दो एक्सेप्शन है, एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी आईडीएफ। और टीयर वन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर सच टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज विच आर प्राइमरीली एंगेज्ड इन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12%। दिक्कत हो रहा है तो इतना घुसा लीजिए अंदर कि 15%, 10%, 12%, खत्म। ओके, नाउ व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डू, उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। तो ऑल सच टाइप विच आर एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क एंड कैन बी वोलेटाइल, कोई भी ऐसी चीजें जिनमें खतरा बहुत ज्यादा है, जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, इट इज हाईली वोलेटाइल, लाइक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग सर्विसेज और परचेज सेल और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो विथ रिगार्ड टू दिस टॉपिक जितनी बातें मुझे डिस्कस करनी थी, आई हैव सेड एवरीथिंग। तो क्या आप कुछ सवाल किए जाए? हाँ सर, फटाफट करवाइए। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एनबीएफसी एक्टिंग एज अकाउंट एग्रीगेटर्स, एनबीएफसी एक्टिंग एज अकाउंट एग्रीगेटर्स, ये कौन से लेयर में फॉल करता है? सर हम जानते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स। पहला है बेस लेयर, दूसरा मिडिल लेयर,
फिर अपर लेयर और टॉप लेयर। अब अकाउंट एग्रीगेटर इन चारों में से कौन से लेयर में आएगा? तो सर देखिए, ये तो बेस लेयर में ही आ रहा है। So therefore our right answer is, your correct answer is A. फिर व्हाट इज द मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? जहां टोटल हो गई वहां 15%, तो सी इज द राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसीज हैव द सेम फाइनल नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट बाय 31 मार्च 2027? यहां तीन थे। एनबीएफसी, आईसीसी, एमएफआई और फैक्टरिंग कंपनी। कितना नेट ओन फंड का है? 10 करोड़। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप लोगों को पढ़ाकर पता नहीं मुझे कितना अच्छा लगता है, कांट एक्सप्रेस। बाकी डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट्स या लाइक जरूर किया कीजिए, हम लोग भी थोड़े मोटिवेटेड फील करें, बिकॉज वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रिपेयर सच लेक्चर्स। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स। एग्जाम तो निकलना ही निकलना है। तो टाटा बाय बाय।